एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो तीनों एक ही जैसा ड्रेस पहनकर तीनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। तभी स्नो गर्ल उत्तर की तरफ भाग रहे टारगेट का पीछा करती है। वहीं पर ईस्ट दिशा में गु चैंगफेंग और उसके लोग होते हैं और उनका टारगेट वहां से गायब हो गया होता है। ये देखकर गु चैंगफेंग कह रहा होता है कि वो तो अभी अभी यहीं पर था, आखिर वो चला कहाँ गया। तभी झेंग उन पर फायर करके उनके कई सारे लोगों को मार देता है और कहता है ये दुख की बात है कि तुम लोगों ने गलत गेस किया। गु चैंगफेंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने गलत गेस किया है? मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यूज करके युनमू को बाहर निकलवा सकता हूँ। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले हमें हरा सकते हो? मेरे अर्थ वैले के इतने सारे लोगों को मारकर तुम्हें लगता है कि क्या तुम जीत सकते हो? झेंग कहता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं भागा इसलिए नहीं क्योंकि तुम लोग अपने नीचे देखो जहाँ पर बहुत सारे डायनामाइट बिछे होते हैं। और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को अपने बारे में बताना तो भूल ही गया था, मैं झेंग द स्ट्रॉन्ग हूँ तियानुन सिटी का झेंग फैमिली से। तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। ये बोलकर वो बटन दबाकर ब्लास्ट कर देता है। वहीं नॉर्थ फॉरेस्ट को दिखाते हैं जहाँ पर स्नो गर्ल अपने लोगों के साथ उसके पास चली जाती है और वो कहती है स्ट्रगल करना बंद करो और चुपचाप वो जेट पेंडेंट मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें कम दर्द के साथ मारूंगी। लेकिन उसका टारगेट उसका मजाक उड़ा देती है। ये सुनकर वो काफी भड़क जाती है और कहती है अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। ये बोलकर वो एक लकड़ी के टुकड़े से उस पर अटैक कर देती है जो उसके कपड़े में लगती है, जिससे वो पेड़ से जाकर लटक जाती है। लेकिन वो उस ड्रेस को खोलकर बाहर निकलती है जो कि लियू होती है। वो उसे देखकर कहती है ये तो एक लड़की है। लियू उससे कहती है तुमने गलत गेस किया है। इसके बाद दक्षिण दिशा को दिखाते हैं जहाँ पर युनमू उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जाइंट लाइन सिटी के लोग पहुंचकर कहते हैं कि फाइनली हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। युनमू कहता है भाग कौन रहा है, लगता है कि तुम लोगों ने जैकपॉट जीत लिया है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। वैसे भी अभी मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, इसलिए तुम सभी लोग एक साथ आ जाओ। इसके बाद कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झेंग उनसे कहता है कि ये लोग कमजोर नहीं है और साथ में ये तीनों एक साथ, और अगर ये लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बिना कोई सबूत छोड़े ये लोग हमें मार सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक ही युनमू के पीछे जाता है तो वो उसे रजिस्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग अलग अलग दिशा में जाकर युनमू पर से प्रेशर थोड़ा सा कम कर देंगे। युनमू कहता है कि नहीं, तुम लोग उन्हें हरा नहीं सकते हो, अगर तुम लोग पकड़े गए तो तुम मारे भी जा सकते हो। झेंग कहता है ज्यादा चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ तुम ही हो, और अगर मैं संभाल नहीं पाऊंगा तो मैं वहां से जान बचाकर भाग जाऊंगा। और अगर बात करें लियू की, तो क्या तुम भूल गए हो कि उसके ग्रैंडफादर कौन है? जब तक अगर वो अपनी फैमिली को रिपोर्ट कर देती है तो कोई भी उसे छू नहीं पाएगा। ये पूरा प्लान बनाकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर लूजिंग उससे कहता है क्या सब लोग एक साथ आ जाओ, पागल हो गए हो क्या? हम लोग लगभग 20 से 30 लोग हैं और तुम अकेले हो। तभी वो कहता है किसने तुमसे कहा कि मैं अकेला हूँ? ये बोलकर वो अपने दोनों शैडो रेवेंस और शैडो क्वीन को बाहर निकालता है। वहीं पर लियू को दिखाते हैं जो उसके कई सारे लोगों को मारकर ढेर कर दी होती है। ये देखकर उसका अपोनेंट कहती है कि इतनी छोटी होकर भी इतना पावर, तुम बाजी बॉक्सिंग की एक प्रैक्टिशनर हो ना, और तुम तियानुन सिटी से भी हो ना, अपना फैमिली का नाम बताओ, मैं बाद में झमेले में नहीं फंसना चाहती हूँ। लियू कहती है अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो आकर फाइट करो, इसकी चिंता मत करो कि मैं कौन हूँ। ये बोलकर वो सोचती है कि अगर मैंने इसे अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता दिया तो जरूर ये मुझे छोड़ देगी और युनमू को चेस करने लगेगी, जिससे उसे 2 लोगों से फाइट अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसे रोक कर युनमू के लिए टाइम बचा कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जाने क्यों ना चली जाए। तभी वहां से थोड़ी दूर पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर लियू की अपोनेंट कहती है इसका मतलब लगता है कि गु चैंगफेंग ने तुम्हारे दोस्त का खेल खत्म कर दिया। वहीं पर इस एक्सप्लोजन का आवाज सुनकर युनमू भी सोच रहा होता है कि वो तो ईस्ट की तरफ से आया है, आखिर वो इडियट कर क्या रहा है। ये देखकर लूजिंग कहता है कि ये एक्सप्लोजन तो ईस्ट के दिशा की तरफ से आया है ना, इसका मतलब लगता है कि तुम्हारा पार्टनर का खेल खत्म हो गया। ये बात वो पूरा करता है कि तभी उसका दोनों शैडो उसके लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि अब आखिर ये सब क्या चीज़ है। युनमू कहता है जैसे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, इसलिए तुम सभी लोग एक साथ आ सकते हो। वहीं पर झेंग को दिखाते हैं जो उनके सभी लोगों को मार देता है और उनका ही एक बंदा का ड्रेस पहनकर कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि 50 डेटोनेटर्स इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, वैसे भी उसे खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा था, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गु चैंगफेंग जो कि मरा नहीं होता है आकर कहता है आखिर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से उससे बचते हुए अपना स्ट्रिंग पावर गन चला देता है, लेकिन वो उसके अटैक को बड़े आराम से अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर झेंग थोड़ा सा चौंक कर पूछता है कि आखिर तुम इसे अपने हाथ से कैसे ब्लॉक कर सकते हो, चलो देखते हैं कि तुम कितना शॉट को रोक सकते हो। ये बोलकर वो उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो उसके एक एक फायर को अपने पंच से ब्लॉक कर देता है। वहीं पर ये देखकर झेंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है कि कैसे उसने अपने बुलेट प्रूफ हाथ से उसके एक एक फायर को ब्लॉक करके एक बैरियर बना लिया है। ये देखकर वो कहता है कि ये तो कोई एब्सोल्यूट डिफेंस है। तभी वो झेंग पर अपना ब्रेकर्स पंच से हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो किसी तरीके से उसे डॉच कर देता है और सोचता है कि वो काफी ज्यादा क्लोज था, मैं कभी भी ऐसा पंच से मार खाना नहीं चाहूंगा। और खुद को बिल्कुल शांत करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे शांत रहना पड़ेगा, वर्ल्ड
में ऐसा कोई भी एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं होता है। मुझे उसका फ्लो में कोई ना कोई कमी ढूंढना ही पड़ेगा। लगता है कि अब मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना एलेसिया आंखों का यूज करता है और उससे कहता है कि एलेसिया आइज हमारे फैमिली का एक सीक्रेट आर्ट टेक्निक है जो कि हमारे दिमाग को शांत रखने में हेल्प करता है और हमारे एनिमी के अटैक के वीक पॉइंट को ढूंढने में हेल्प करता है। खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही शॉट काफी होता है। लेकिन तभी गु चैंगफेंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मुंह के जगह अपना हाथ चलाओ। कमजोरी वो क्या होता है मुझे नहीं पता। एब्सोल्यूट डिफेंस का मतलब तुम्हें पता है? इसका मतलब है कि तुम्हारे सभी अटैक मेरे खिलाफ यूजलेस है और मैं इनविंसिबल हो। वहीं पर जैंग उसके अटैक से बचते हुए खुद को शांत करते हुए उसके अटैक पर फोकस कर रहा होता है और एक एक मूव को बिल्कुल क्लोजली से देख रहा होता है। लेकिन तभी उसका पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर चैंगफेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि यहाँ तक कि भगवान भी तुम्हारा हेल्प नहीं करना चाहते हैं। वो जीत से पहले ही जीत के खुशी में नाच ही रहा होता है कि तभी जैंग उसका गला ही उड़ा देता है और कहता है कि मैंने देख लिया था, तुम्हारा टेक्निक टूट गया था, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे थे। सच ये है कि तुम थक गए थे और ये तुम्हारा 130 सेकंड पंच था जो कि 0.37 सेकंड लेट था। वहीं पर लियू को दिखाते हैं जो अपने सभी अपोनेंट को पीट कर रख देती है। ये सब देखकर स्नो गर्ल कहती है कि अब मैंने बस बहुत तुम्हारा मार्शल आर्ट्स का टेक्निक देख लिया, अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो जमीन के अंदर चली जाती है। ये देखकर लियू घबरा ही रही होती है कि आखिर वो गायब होकर चली कहाँ गई कि तभी वो पीछे से आकर उसके हाथ में सोट से छेद कर देती है जिससे वो दूर जाकर गिरती है और वो उससे कहती है तो ये कैसा था? क्या अब तुम्हें अफसोस हो रहा है? वैसे भी मैं तुम्हें पहले छोड़ने वाली थी लेकिन तुमने मेरे कई सारे लोगों को मार दिया, इसलिए अब तुम मरोगी। तभी लियू स्ट्रगल करते हुए उठती है। ये देखकर वो कहती है कि अब तक तुम्हारा राइट हैंड पैरालाइज हो गया होगा लेकिन क्या फिर भी तुम लड़ना चाहती हो? लियू कहती है नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हें अभी भी अपने लेफ्ट हैंड से हरा सकती हूँ। ये बोलकर वो उसका मजाक उड़ा देती है। ये सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो अपने स्पेशल अटैक चलती है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद युनमू को दिखाते हैं जहाँ पर उसके शैडोज उसके सभी लोगों को मार दिए होते हैं। ये देखकर लूजिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब चीज़ क्या है और ये आया कहाँ से, ये सब तो कोई इंसान भी नहीं है। तभी युनमू उस पर हमला कर देता है लेकिन वो किसी तरीके से उससे बच जाता है। वहीं पर युनमू सोच रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से इसे मारकर लियू और झैंग के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग मेरे इंतजार कर रहे होंगे। वहीं पर लियू को दिखाते हैं जिस पर वो अपना अटैक कर देती है। लियू उसके अटैक से किसी तरह से बच तो जाती है लेकिन वो अटैक करना जारी रखती है। ये देखकर लियू सोच रही होती है कि ये तो काफ़ी दूर से भी अटैक कर सकती है, अगर मैं इससे दूर हो जाती हूँ तो खुद को डिफेंस करने के अलावा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। इसलिए वो उसके करीब जाकर अटैक कर देती है। वो उससे बचते हुए सोचती है कि अचानक ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है लेकिन लगता है कि वो अपने लिमिट में पहुंच गई है। लेकिन तभी लियू फिर से उस पर अटैक कर देती है। ये देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उसे मारती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। लेकिन वो फिर भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। ये देखकर वो कहते हैं क्या तुम फिर भी लड़ना चाहती हो? आखिर ये सब तुम कर क्यों रही हो? आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया है कि तुम हार मानने से इनकार कर रही हो? वहीं पर वो खुद से कह रही होती है कि मुझे किसी तरीके से इसे यहाँ पर रोक कर युनमू को भागने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और तभी वो चिल्लाकर कहती है क्योंकि मैं युनमू से प्यार करती हूँ और सोचती है कि मैंने कह दिया। वहीं पर उसका एनिमी आते हुए पूछती है क्या, कितना फालतू रीजन है, अब जब तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद करती हो तो मैं भी तुम्हें मारकर उसी के पास पहुँचा देती हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ती है। वहीं पर लियू सोच रही होती है कि अगर मैं अभी नहीं कहती तो शायद कभी भी नहीं कह पाती। लेकिन तभी वो सोचने लगती है कि ये सब मैं क्या कर रही हूँ, आखिर मैं ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग वर्ड्स कैसे कह सकती हूँ। वैसे भी मैंने युनमू को हेल्प करने का अपना माइंड बना लिया है, इसलिए मैं उसके साथ खड़ा होना चाहती हूँ। और स्ट्रगल करते हुए उठते हुए सोच रही होती है कि मुझे भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये मैं उसके टाइम के लिए नहीं कर रही हूँ बल्कि ये मेरा खुद का बैटल है। ये बोलकर वो उसे किक मारकर फेंक देती है और वहीं पर गिरकर कहती है कि मैं जीत गई। वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, मैंने उसे रोक कर युनमू को हेल्प कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर वो भड़कते हुए आती है और कहती है आखिर किसे तुमने रोक दिया। ये बोलकर वो अपने हथियार से उसके दूसरे हाथ पर भी अटैक कर देती है और कहती है कि खुद को मेंटली तैयार कर लो क्योंकि मैं तुम्हें इजीली नहीं मारूंगी। ये बोलकर वो उसके दोनों पैरों पर भी अटैक कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तड़पाऊंगी। लेकिन तभी उसके हाथ पर झैंग शूट कर देता है जिससे उसका हाथ में छेद हो जाता है और उसका हथियार भी टूट जाती है। और वो कहता है कि क्या वो लड़की हमारी दोस्त है। इसके बाद युनमू को दिखाते हैं जो लूजिंग से फाइट कर रहा होता है। वहीं पर लूजिंग सोच रहा होता है कि आखिर उसका ओरिजिन क्या है, जिन मॉन्स्टर्स को इसने समन किया वो लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गु चैंगफेंग और सेवन स्नो ने भी कैसे अभी तक उनका खेल खत्म नहीं किया, तुम लोग जल्दी से आकर मेरी हेल्प करो। ये सब बात वो अपने मन में बोल ही रहा होता है कि तभी युनमू उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक के कारण मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज हो रहा है। और जब युनमू उसे छोड़ देता है तब वो वहाँ से भागने लगता है और अपने सभी लोगों को रिट्रीट करने के लिए कहने लगता है। ये देखकर उसका एक साथी कहता है क्या
हम लोग भाग रहे हैं बट उसने हमारे कई सारे लोगों को मार दिया है। उसका लीडर कहता है कि हम उसे नहीं हरा सकते हैं, भागना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। हम लोग अगली बार हाई रैंकिंग स्ट्रिंगर्स को लेकर आएंगे। लेकिन उनके भागने से पहले ही अपना लाइटनिंग पावर का यूज करके इस बार क्लाउड से उन लोगों पर इलेक्ट्रिक शॉक का अटैक करवा देता है, जिससे सभी के सभी लोग खत्म हो जाते हैं सिर्फ लू जिंग को छोड़कर। ये देखकर जुनमो कहता है कि मैंने इसका उम्मीद नहीं किया था, नॉर्मली मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन अब जब तुमने मेरे शैडोज को देख लिया है इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर कोई दूसरा ही ग्रुप आकर लू जिंग को मार देता है और वहाँ पर एक बंदा आते हुए कह रहा होता है कि जायंट लाइन सिटी का लूजर की हिम्मत कैसे हुआ जेट पेंडेंट के लिए फाइट करने के बारे में सोचने की भी। और वो आगे कहता है कि ली जुनमो तुम्हारा जेट पेंडेंट हमारा चाओसेन सेक्ट लेगा। ये देखकर जुनमो सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि इतना हाई लेवल का क्लैन भी आ गया है, अब तो इन लोगों ने मेरे नाक में काफी ज्यादा दम कर दिया है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर वो बंदा कहता है क्या तुम भागना चाहते हो, बट हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं। ये बोलकर वो अपने लोगों से बोलकर उस छोटे से एरिया को एक बैरियर बनवाकर उस जगह को कैद करवा देता है। बैरियर बनाने वाले लोग बाहर होते हैं और जुनमो और बाकी के लोग अंदर होते हैं और उनका लीडर कहता है कि देखते हैं कि अब तुम कैसे भागते हो, अब चुपचाप से अपना वो जेट पेंडेंट हमें दे दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहीं पर एंड हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चाओसेन सेक्ट वाले लोग जुनमो को एक फॉर्मेशन में कैद कर देते हैं। ये देखकर जुनमो कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे कैद करने की। ये बोलकर वो अपना मैड ब्लेड का यूज करके उसका फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी उनका लीडर कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने साथ से बचा कर रखो, ये कोई ऑर्डिनरी फॉर्मेशन नहीं है, ये हमारा चाओसेन सेक्ट का होली वेपन से बनाया गया है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते हो। ये देखकर जुनमो घबराते हुए सोच रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वहीं पर झैंग को दिखाते हैं जो ल्यू को उठाकर वहाँ से भाग रहा होता है और उसका अपोनेंट बहुत ही गुस्से में उन लोगों पर हमला कर रही होती है। झैंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा भी क्या कर दिया है जिससे वो इतना ज़्यादा पगला रही है। ल्यू कहती है मुझे नहीं पता कि आखिर वो इतना ज़्यादा गुस्सा में क्यों है। वहीं पर वो बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध उन पर अटैक किए जा रही होती है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसे ही अटैक करते रहेगी तो इसमें मेरा अलेसिया आई का कोई भी यूज नहीं होगा और मैं उस पर काउंटर अटैक भी नहीं कर पाऊंगा। इस हालात में मैं तो सिर्फ भाग ही सकता हूँ। तभी वो उनके काफ़ी करीब आकर कहती है कि अब तुम लोग मरोगे। ये देखकर झैंग सोचने लगा होता है कि क्या सच में सब कुछ ऐसे ही खत्म होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुरियर वाला आकर कुछ ही सेकंड में उसका काम तमाम कर देता है और उनसे कहता है कि मैं डिफिंग एक्सप्रेस से आया हूँ, क्या आप लोग मिस्टर ली जुनमो को जानते हैं, उसके लिए एक डिलीवरी आया है। ये देखकर झैंग सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसने उसको एक ही सेकंड में मार दिया और वो भी काफ़ी ब्रूटल तकनीक से। वो डिलीवरी मैन पूछता है क्या आप जुनमो के दोस्त है, यहाँ पर साइन कर दीजिए। वो साइन करते हुए सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि ये बंदा मेरा दुश्मन नहीं है, अगर इसका जैसा पर्सन हमारा दुश्मन होता तो हम लोग कब के खत्म हो चुके होते हैं। वो कुरियर वाला जाते हुए कहता है कि पैकेज साइन हो गया है इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, 5 स्टार देना मत भूलिएगा। झैंग पूछता है आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो, तुम हमारी हेल्प करने नहीं आए थे क्या। वो कहता है मैं तो सिर्फ एक कुरियर वाला हूँ और मैं ओवर टाइम नहीं करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर वो सोच रहा होता है कि वैसा बंदा कोई कुरियर वाला तो हो नहीं सकता है, वैसे भी आखिर किसने ये पैकेज भेजा है। तभी वो वहाँ पर वोरगो टेम्पल का नाम देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जुनमो को दिखाते हैं जो चाओसेन सेक्ट वाले लोगों से लड़ रहा होता है और वो लोग काफ़ी हेवी कैनन लेकर आए होते हैं, लेकिन जुनमो किसी तरीके से उनके अटैक से बचकर अपने दोनों शैडो को भेज देता है, जो देखते ही देखते उनका खेल खत्म कर देते हैं। ये देखकर उनका लीडर सोचने लगता है कि आखिर वो क्या चीज़ है और वो लड़की कहाँ से आ गई। मुझे अच्छे से याद है कि इसके अंदर जुनमो के अलावा और कोई नहीं था। इस बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ये सोचकर वो सबसे कहता है कि इसके पास काफ़ी सारा अजीब अजीब तरीके हैं, पता नहीं आगे वो अपना कौन सा सीक्रेट यूज करेगा, इसलिए अगर तुम मुझसे पूछते हो तो हमारा सीक्रेट हथियार का यूज करने का टाइम आ गया है, दिखा दो उसे चाओसेन सेक्ट क्या कर सकता है। ये देखकर जुनमो सोचता है कि आखिर अब वो लोग क्या करने वाले हैं। तभी वो लोग एक भाला लेकर आते हैं और उससे शैडो क्वीन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जुनमो उससे बचा लेता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। ये देखकर वो रोने लगती है। वो कहता है रो मत, अच्छी बात ये है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर उनका लीडर कहता है देखा ये काम कर गया। वहीं पर शैडो क्वीन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उन सभी लोगों को ख़त्म करने लगती है। वहीं पर जुनमो की आंखें बंद होने लगती है और वो सोचने लगता है कि क्या मैं यहाँ पर ऐसे ही मरने वाला हूँ। उनका लीडर कहता है कि तुम्हें हमारे रूइन स्पेयर के ब्लड कर्स से चोट लगा है, अब तो तुम गए। वो ब्लड कर्स जो कि उस भाले में लगा था वो तुम्हारे चोट के थ्रू तुम्हारे सभी फ्लक्स एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देगा, जिससे तुम मारे जाओगे। वहीं पर वो लोग शैडो क्वीन को रोक नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए उसे मारने के लिए वो लोग फिर से उस स्पेयर का यूज करने वाले होते हैं। जुनमो उससे कहता है कि जल्दी से वहाँ से भाग जाओ, वो स्पेयर कोई मजाक नहीं है। तभी वो लोग दोबारा अटैक कर देते हैं,
लेकिन इस बार वो लोग एक ही बार में कई सारा चल देते हैं। लेकिन उसके हिट होने से पहले ही युनमू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि छोटा होकर स्टार रिलम में जाकर छुप जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं, तुम्हारे फादर इनविंसिबल है। तभी उनका सारा भाला उन पर आकर लग जाती है। ये देखकर उनका लीडर कहता है क्या बात है, तुम अभी भी हिल सकते हो, लेकिन उस रूइन के हिट होने के बाद तुम ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो। वहीं पर जुन्मो को दिखाते हैं जिसे उनके दोनों शैडो बचा लिए होते हैं, लेकिन इसके कारण उनके दोनों शैडो फिर से मारे जाते हैं। वहीं पर जुन्मो कहता है कि अब तुम सब लोग यहीं पर मरोगे, और अपने मन में कहता है कि नंबर 1 और नंबर 2 मैं तुम लोगों को फिर से जिंदा कर लूंगा। और वो हीलिंग पोर्शन पीते हुए सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट अब मेरे पास यही आखिरी रास्ता बच रहा है। ये बोलकर वो उसे पी लेता है, जिसका टेस्ट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तभी उसका कटा हुआ हाथ फिर से आ जाता है। ये देखकर उनका लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसका हाथ रीस्टोर्ड हो गया, कहीं इसका मतलब उसने होली वाटर ऑफ लाइफ तो नहीं पी लिया ना। वहीं पर जुन्मो कह रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये काम कर जाएगा, लेकिन अब मेरा पूरा इंजरी ठीक हो गया है, इसलिए अब राउंड 2 के लिए तैयार हो जा। ये बोलकर वो अपना मैड ब्लेड का यूज करके उनके काफी सारे लोगों को खत्म कर देता है। ये करके वो सोचता है कि पता नहीं कि ये इल्यूजन है या फिर सच है, लेकिन मेरा नया हाथ पहले वाले से काफी अच्छा काम कर रहा है। तभी एक बंदा फिर से उस पर उस स्फीयर से हमला कर देता है, लेकिन वो उसे पकड़कर उसी को मार देता है। ये देखकर उनका लीडर हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि यकीन नहीं होता है कि उसने उसे पकड़ लिया। वहीं पर जुन्मो सोच रहा होता है अगर मैं फोकस करूं तो मैं पीक कंडीशन पर फाइट कर सकता हूं। अब मुझे इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वो उन लोगों को मारते हुए उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट ढूंढने लगता है। ये देखकर उनके लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इधर उधर भाग क्यों रहा है। वहीं पर जुन्मो को दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है, और वो कह रहा होता है रैंडमली ढूंढने से मैं थक जाऊंगा और मुझे मिलेगा भी नहीं। तभी झैंग उसका सबसे वीकेस्ट स्पॉट पर गोली मारता है, जिससे वो क्रैक हो जाता है। ये देखकर जुन्मो समझ जाता है कि वही उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। तभी झैंग कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ इतना ही हेल्प कर सकता था, अब बाकी का काम तुम्हें करना है। उसे देखकर जुन्मो कहता है कि मुझे तो तुम लोगों की काफी चिंता होने लगी थी। ये बोलकर वो अपना फुल पावर से वो फॉर्मेशन तोड़ने लगता है, लेकिन वो लोग भी काफी पावर का यूज करके उसे और ज्यादा मजबूत करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर जुन्मो एंडलेस मैड ब्लेड का यूज करते करते फिर से वॉर गॉड स्टेट में चला जाता है, और वो उनका फॉर्मेशन तोड़ देता है और उन सभी लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों की मरने की बारी आ गई है। वहीं पर झैंग को दिखाते हैं जो ल्यू से कहता है कि चलो अब युनमू से मिलते हैं, लेकिन वहीं पर वो बेहोश हो गई होती है। इसलिए वो उसे उठाने के लिए उसके कान में कहता है कि मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुन लिया था कि तुम किससे प्यार करती हो। ये सुनकर वो उठकर उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगती है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की का सीक्रेट सुनने की, और अपना चेहरा छिपाकर कह रही होती है कि मैं इस एम्बैरेसमेंट के कारण मरना चाहती हूँ। झैंग कहता है चलो अब शांत भी हो जाओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। वहीं पर वो चाकू निकालकर सोच रही होती है कि क्यों ना सीक्रेट छुपाने के लिए इसे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर जुन्मो कह रहा होता है कि सबके सब मरेंगे। ये देखकर झैंग कह रहा होता है कि क्या वो पोजेस्ट हो गया है, ये तो शायद किसी डीमन में बदल गया है, वो अभी भी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वहीं पर जुन्मो उनके पास जाकर उनके लोगों को मार देता है। उसे देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि कुछ देर पहले ये कैसा था और अभी ये कैसा हो गया, इसने कितने आसानी से एक रेनबो क्रिस्टल को मार दिया है। तभी एक बंदा उस पर हमला करने आता है, लेकिन वो उसे ही खत्म कर देता है। वहीं पर ये सब देखकर लियू सोच रही होती है कि उसने उसे कितना ज्यादा ब्रूटली मार दिया, क्या ये वही युनमू है जिसे मैं जानती हूँ, ये तो पूरी तरीके से अपने आप से कंट्रोल खो चुका है। वहीं पर उनका लीडर सोच रहा होता है कि मैं कितने सारे लोगों को लेकर आया था, लेकिन उसने अकेले ही उन सबको मार दिया। तभी युनमू उसके तरफ देखता है, वो देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन तभी वो थोड़ा सा हिम्मत करके कहता है कि चाओसेन सेक्ट को कम मत समझो, मैं फर्स्ट रेट का टीम लीडर हूँ, मैं तुम्हारे जैसा शिकार को तो ऐसे शिकार कर लेता हूँ, मैं रेनबो क्रिस्टल को पार करके सुपर स्ट्रिंगर बनने वाला हूँ। ये बात वो पूरा करते हुए तभी वो उसका मुंह पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है। ये देखकर वो कहता है कि अब तो मैं गया। तभी युनमू अपना थंडर मैड ब्लेड का यूज करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर झैंग कह रहा होता है कि ये तो कंपटीशन के बाद कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया है। तभी युनमू उनके तरफ आते हुए कहता है कि अब तुम लोग मरोगे। ये देखकर लियू काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि अब तो वो हमें भी मारना चाहता है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये हम हैं, क्या तुम हमें भूल गए हो, लेकिन वो कुछ भी ना सुनकर ये कह रहा होता है कि अब तुम लोग मरोगे। लेकिन तभी झैंग उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा चिल्ला रहे थे, अभी हम लोग सेफ पोजीशन में नहीं है। ये देखकर वो काफी हैरान होकर पूछती है
कि क्या एक थप्पड़ मारने से ठीक हो गया। झैंग कहता है तो और क्या तुम अपना दिल की बात बताने वाली थी? तुम कुछ ज्यादा कॉमिक्स पढ़ने लगी हो। वैसे भी मैं ऐसा सिचुएशन पहली बार एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद स्ट्रिंगर्स गिल्ड के आर्काइव को दिखाते हैं जहाँ का प्रेसिडेंट वो सब देखकर कह रहा होता है कि ये एक और सेक्ट का खेल खत्म हो गया। युनमू ने तो सच में इस बार काफी ज्यादा मुसीबत खड़ा कर दिया है। तभी वहाँ पर उसका एक असिस्टेंट आकर कहता है कि कई सारे क्लैन के मेजर जनरल आपको ग्रुप वीडियो कॉल करना चाहते हैं। वो कहते हैं करने दो, इसलिए वो एक्टिवेट कर देता है, जिसमें से एक क्लैन का लीडर कह रहा होता है कि उस युनमू ने मेरे पूरे टीम को खत्म कर दिया, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो कहते हैं मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं, वो लोग कुछ हासिल करने गए थे लेकिन अपने लैक ऑफ स्किल के कारण मारे गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे स्टार जनरल के बारे में क्या सोचते हैं। तभी एक दूसरे क्लैन के लीडर कहते हैं कि कुछ और है जो तुम लोग पूछना चाहते हो, अगर कोई इसे अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। तभी एक कहता है कि यहाँ तक कि चाओसन सेक्ट का भी खेल पूरी तरीके से खत्म हो गया चीफ, इस पर आपको सच में काफी अच्छा सीड मिला है। वो कहते हैं ऑफ कोर्स मुझे मिला है। इसके बाद युनमू को दिखाते हैं जिसे होश आ जाता है और वो कह रहा होता है कि चाओसन सेक्ट के लोग कहाँ गए। लियू कहती है कि उन सभी लोगों को तुमने मार दिया और तुमने यहाँ तक कि हमें भी मारने की कोशिश किया था। ये सुनकर वो कहता है क्या वो सभी लोग मारे गए? तभी वो अचानक वहाँ से भागने लगता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि उसे यहीं पर होना चाहिए। तभी उसे उनका सेक्रेट वेपन मिल जाता है। उसे लेकर वो कहता है तो ये रहा जिसके बारे में वो लोग कुछ ज्यादा फेंक रहे थे, और वहाँ पर मौजूद कुछ और चीजें भी लेने लगता है। ये देखकर झैंग कहता है कि अब तो तुम डेड बॉडीज का भी सामान लूटने लगे हो। लेकिन ये बोलने के बावजूद भी वो उससे वो वाला भाला मांगने लगता है, लेकिन युनमू कहता है कि मैं इसे नहीं देने वाला हूँ। वहीं पर ये सब देखकर लियू का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तभी झैंग को एक नोटिफिकेशन आता है, उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अचानक चिल्लाने लगता है कि मैं अमीर हो गया। अचानक ये सुनकर युनमू डर जाता है और वो कहने लगता है कि डराओ मत, और तुम तो पहले से अमीर हो, तुम्हारी पूरी फैमिली अमीर है। झैंग बताता है कि इंटरनेट पर एक बेट चल रहा था कि तुम सर्वाइव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, और उसमें मैंने 100 मिलियन बेट पर लगाया था, और अभी कुछ देर पहले ही मेजर क्लैंस ने ये अनाउंस किया है कि अब वो लोग तुम्हें मारने नहीं आएंगे, जिसका मतलब तुम सर्वाइव कर गए, और चूंकि तुम सर्वाइव कर चुके हो इसलिए मैं जीत गया और मेरा 100 मिलियन 30 बिलियन बन गया। युनमू कहता है ओ 30 बिलियन, ये तो कमाल का है। ये बोलकर वो उसे पीटने लगता है कि यहाँ पर मेरी जान खतरे में थी और तुम मेरे ही यूज करके पैसा कमा रहे थे, वो सब पैसा तो मेरा है, उसे मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन झैंग मना करते हुए कहता है कि वो पैसा मेरा है, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी लियू उसे शांत करते हुए कहती है कि शांत हो जाओ, ऐसे तो तुम उसका हाथ पैर ही तोड़ दोगे। इसलिए वो उसे छोड़ देता है और ये देखता है कि पूरे वर्ल्ड के लोगों ने ये बेट लगाया था कि युनमू मारा जाएगा, सिर्फ इसके टीम मेंबर राउचन और लीजी को छोड़कर। ये देखकर युनमू कहता है कि पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ इन्हीं लोगों ने मुझ पर पूरा भरोसा किया था, और यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में चाओसन सेक्ट को दिखाते हैं जहां पर उनका यंग मास्टर ये किंग खुद को अपने कमरे में बंद करके चिल्ला रहा होता है कि ली युनमू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो पगला इसलिए रहा होता है क्योंकि उसका पूरा ग्रुप को युनमू खत्म कर दिया था। वहीं पर युनमू को दिखाते हैं जिसे झैंग अपना कपड़ा पहनने के लिए देता है, इसलिए जब वो पहनकर आता है तो झैंग उससे पूछता है कि क्या मेरा कपड़ा तुम्हें फिट बैठा या नहीं बैठा। वो कहता है कि ये थोड़ा सा टाइट है, इसका मतलब तुम मुझसे पतले हो, लेकिन तुम लोग सच में काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करके आए थे, इसलिए तुम लोगों ने मेरे लिए कपड़े भी लेकर आए हो। तभी झैंग उसे उसका पार्सल दे देता है। उसे लेकर वो पूछता है कि ऐसी जगह में कोई कुरियर वाला कैसे आ सकता है। झैंग बताता है कि ये वॉर गॉड टेम्पल वालों ने भेजा है, अच्छा हुआ कि वो कुरियर वाला आ गया था, नहीं तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो जाता। वैसे भी एक कुरियर गाय भी उसके जैसे अपोनेंट को कितना आसानी से हरा दिया था। वॉर गॉड टेम्पल तो सच में अपनी इज्जत के काबिल है। तभी युनमू उसे खोलकर देखता है जिसमें से एक लेटर निकलता है। उसे देखकर झैंग कहता है वो शायद वॉर गॉड टेम्पल में जाने के लिए एक इनविटेशन लेटर होगा। ये देखकर लियू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें इसी चीज की अभी इतना ज्यादा जरूरत थी। ये सुनकर वो कंफ्यूज होते हुए पूछता है क्या आखिर ये तुम क्या पूछ रही हो। वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि आखिर इस इन्विटेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वॉर गॉड टेम्पल वाले तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर झैंग के फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर कोई आकर जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उनका फैमिली का मास्टर आकर एक गोली चलाकर कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लोग कहते हैं कि हमें वॉर गॉड टेम्पल वालों ने ली युनमो के फैमिली को वॉर गॉड टेम्पल में ले जाने का ऑर्डर दिया है। वहीं पर लियू उसे बता रही होती है कि जब तुम वॉर गॉड का ट्रायलिस्ट चुने गए थे तो वो लोग तुम्हारे फैमिली को शेल्टर देंगे जो कि काफी ज्यादा सेफ होगा और कोई भी उन्हें वहां पर चोट पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। झैंग कहता है कि वॉर गॉड टेम्पल वाले लोग पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं और वो लोग सिर्फ मार्शल आर्ट्स पर फोकस
पास करते हैं, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। ये सुनकर युनमू कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जाकर चेक करना चाहिए। तभी झेंग अपना वाला इन्विटेशन निकाल कर कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? ये देखकर वो पूछते, क्या तुम्हारे पास भी एक है? झेंग कहता है, मुझे काफ़ी टाइम पहले ही मिला था, बट मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। ये सुनकर लियू उससे कहने लगी होती है, क्या तुम पागल हो? तुम कैसे वोरगो टेम्पल वालों को अपने लिए इंतजार करवा सकते हो? तभी युनमू वो वाला भाला झेंग को देते हुए कहता है कि तुम्हें ये चाहिए था ना, और वो एक और चीज़ लियू को भी देने लगता है। ये देखकर झेंग पूछता है कि आखिर तुम ये सब हमें क्यों दे रहे हो? क्या आज कुछ स्पेशल दिन है? वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है कि वैसे कुछ बात नहीं है, इस बार इतना ज़्यादा खतरा था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरा हेल्प किया, इसलिए मैं बस थैंक्स कह रहा हूँ। ये सुनकर झेंग जाकर उसके सर पर मार देता है। ये देखकर वो पूछने लगी होती है कि आखिर तुमने उसे मारा क्यों? वो कहता है, क्योंकि अचानक ये अजीब अजीब बातें करने लगा है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इसके सर पर मारने से ये ठीक हो जाएगा। वहीं पर युनमू चिल्लाने लगा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो कहता है, देखिए अब ये ठीक हो गया। इसके बाद युनमू उन दोनों को वैंगमैन पेविलियन लेकर जाता है। उसे देखकर वो पूछता है कि तुम फिर से आ गए? वो कहता है कि इस बार मैं पहले से भी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया हूँ। ये बोलकर वो उसे दिखाकर पूछता है, क्या कर ये क्या है? वो बताता है कि ये एक व्हील ऑफ वॉइड है, इसमें लगा हुआ व्हील को सीधा घुमाने पर एक फॉर्मेशन बन जाएगा और उल्टा घुमाने पर वो बंद हो जाएगा। ये सुनकर युनमू कहता है कि मैंने इस होली आर्टिफैक्ट के बारे में रूमर सुना था, लगता है कि ये सच है। वो कहता है कि ये एक होली आर्टिफैक्ट से भी ज़्यादा है और ये अभी सिर्फ आधा ही है। अगर तुम्हें इसका आधा हिस्सा और मिल जाता है तब ये होली आर्टिफैक्ट पूरा हो जाएगा। ये सुनकर वो पूछता है, तो इसका आधा हिस्सा कहाँ मिलेगा? वो बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि इसके आधे हिस्से को एंसेस्टर ने टावर ऑफ ग्लोरी के 70th फ्लोर पर छुपाया था, जिसे सिर्फ उस फ्लोर को पार करके ही लिया जा सकता है। तभी वो उससे धीरे से पूछता है कि क्या आपके पास कोई मेडिटेशन पावर है? मैं 2 ऑर्डर करना चाहता हूँ। वो पूछता है, आखिर तुम्हें वो क्यों चाहिए? वो कहता है कि वो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि इन दोनों दोस्त के लिए चाहिए जिसने मेरा जान बचाया था। वो कहता है कि ये जल्दी मिलने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, लेकिन एक का कीमत 10 बिलियन पड़ेगा। युनमू कहता है, इसकी चिंता आप मत कीजिए, और उससे पूछता है कि मैंने जितना भी सामान आपको दिया है उसे देखकर जल्दी से मुझे उसका प्राइस बताइए। और उनसे पूछता है, क्या आपके पास होली वाटर ऑफ लाइफ है? वो कहता है कि वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ न्यूज़ मिलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी झेंग उससे कहता है, लेकिन वो तुम्हारे पास एक था तो? युनमू बताता है कि मैंने उसका यूज कर लिया, मेरा हाथ कट गया था, लेकिन पीने के बाद वो वापस आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि ये शायद मेरे डैड का भी पैर वापस ला दे। तभी झेंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, हमें शायद वो वहाँ पर मिल सकता है। इसलिए झेंग उससे अपने साथ डायमेंशनल रिलम का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट में लेकर जाता है और कहता है, अगर तुम लकी हुए तो तुम यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हो, और पैसा खाने वालों कोई मिडिल मैन भी नहीं होता है। ऑफ कोर्स ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर चुराया हुआ होता है। लियू कहती है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, आखिर तुम्हारा जैसा अमीर बंदा ऐसा जगह के बारे में क्यों जानता है? वो कहता है, मैं सिर्फ इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ, बल्कि यहाँ का रेगुलर विजिटर भी हूँ, और वो सबको अलग अलग जगह पर जाकर ढूंढने के लिए कहता है, इसलिए सब लोग अलग अलग जगह पर जाकर ढूंढने लगते हैं। वहीं पर युनमू सोच रहा होता है कि मैं अपर वर्ल्ड में इतना ज़्यादा देर तक रहा कि यहाँ के लोगों के लाइफ के बारे में भूल ही गया था। वहीं पर कुछ लोगों को दिखाते हैं जो लोग एक बच्चे को पीट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ एक फटा हुआ कागज है, लेकिन फिर भी इसका इतना ज़्यादा पैसा। युनमू उसे देखकर पहचान लेता है कि ये तो ड्वार्फ विच ट्राइब का र्यून पेज है, इसलिए वो उसका पास जाकर पूछता है कि तुम इस पेज को कितने में बेचोगे? वो बच्चा कहता है 3 मिलियन, उससे एक पेनी भी कम नहीं लूंगा। युनमू कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो कहता है, इन्फॉर्मेशन को लेकर 5 मिलियन लगेंगे। एक बंदा युनमू से कहने की कोशिश करता है कि उसकी बातें मत सुनना, उसने मुझे अभी 1 मिलियन बोला था, लेकिन तब तक वो पैसा ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर वो सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है, इसने तो 5 मिलियन ऐसे दे दिया जैसे कि वो 5 युआन हो। तभी उसका एक दोस्त आकर कहता है कि ये बंदा रिसेंटली फेमस ली युनमू है ना, मैंने तो ये भी सुना है कि ये स्टार जनरल बन गया है। स्टार जनरल वाला बात सुनकर बच्चा थोड़ा सा डर जाता है। तभी युनमू उससे कहता है कि तुम्हें पैसा मिल गया, चलो अब मुझे वो दो और बताओ कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला। तभी वो उसे देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये कहाँ से आया है, मैंने तो इसे बस चुराया है, मेरा भाई मर रहा है इसलिए मुझे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बस तुमसे झूठ बोल दिया। मैं तुम्हें पैसा वापस दे सकता हूँ, बट मुझे अरेस्ट मत करना। ये सुनकर जो पहले से खरीदने आया होता है वो लोग रोने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था, नहीं तो हम लोग तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर युनमू उसे उल्टा लटकाकर बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, चलो मुझे मेरा पैसा वापस करो। लेकिन तभी वो उसे छोड़कर कहता है कि भूल जाओ उसे, अगर तुम्हें सच में पैसे चाहिए थे तो मैंने तुम्हें दे दिया। और वहाँ से जाते हुए कहता है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पैसा चीट करना ठीक नहीं है, इसलिए बंद कर दो, अगली बार मैं नहीं रहूँगा। और वो दूसरे दुकान में जाकर होली वाटर के बारे में पूछता है, लेकिन वो दुकानदार कहता है कि इतनी बड़ी चीज़ ऐसी छोटी दुकान में नहीं मिलती है। इसके बाद करंट वर्ल्ड को दिखाते हैं जहाँ पर झेंग और लियू पहले से होते हैं और युनमू भी वहाँ पर पहुँच जाता है
उसे देखकर झैंग पूछता है क्या तुम्हें वो मिला? मैं और लियू तो फेल हो गए। जुनमो कहता है कि मेरे साथ भी बिल्कुल सेम हुआ, मैं सिर्फ ये थर्ड डायमेंशनल का स्काई आए और ये ब्रोकन पेज ही खरीद पाया। लियू कहती है वो तो सिर्फ एक ही है, ऐसे तो वो बिल्कुल यूजलेस होगा। तभी जुनमो दूसरा वाला निकालते हुए कहता है कि किसने तुमसे कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही है? तभी झैंग उससे पूछता है अगर वो तुम्हारे पास दो है भी तो आखिर उसका यूज क्या है? ये सुनकर वो डिप्रेस होने लगता है और कहता है कि मैंने इसके बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं था और मेरा पैसा तो सच में बर्बाद हो गया। तभी लियू उससे कहती है ज़्यादा डिप्रेस मत हो, हम लोग अभी डार्क रिलम में जा रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। जुनमो पूछता है क्या तुम लोग भी आ रहे हो? वो लोग कहते हैं कि ऑफकोर्स हम लोग आ रहे हैं, जल्दी से आकर कार में बैठ जाओ। जुनमो कहता है कि तुम्हारा गाड़ी सच में बहुत ही बेकार है, इसमें सिर्फ 2 ही सीट है। झैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम अपने पंखों का यूज करके उड़कर चले आओ। डार्क रिलम एक ऐसी जगह है जो कि हायर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मिलने वाले ज़्यादातर डायमेंशनल बेस्ट हायर वर्ल्ड से आए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी वो लोग खुद को एडवांस करने वहाँ पर जाते हैं। वहीं पर जुनमो को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम है क्या, हमें और कितनी दूर जाना है? झैंग कहता है अभी तो हम लोग सिर्फ डार्क रिलम में एंटर ही किए हैं, अभी हमें बहुत ही दूर जाना है। वो जो तुम्हें माउंटेन दिख रहा है ना, वही डार्क रिलम का हार्ट के नाम से जाना जाता है। तभी जुनमो वहीं पर सोकर बच्चों के जैसे रोने लगता है और कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे उठाकर लेकर चलो। झैंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहते थे और यहाँ पर आकर रो रहे हो। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि ये सब क्या नाटक चल रहा है, तुम लोग यहाँ पर कार से आए हो, मैं तो अकेले उड़ के आया हूँ। उसे देखकर झैंग उसे मारने के लिए तैयार होने लगता है कि कौन है वहाँ पर। वहाँ पर राउचन होता है जो कहता है ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ। उसे देखकर जुनमो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राउचन कहता है क्या तुम भूल गए कि मैंने ही तुम्हें वो मैप दिया था, तुम्हारे पावर के साथ तुम जरूर चीज को ब्रेक कर दोगे, इसलिए मैं सीधे यहीं पर आकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और वैसे भी चाओसेन सेक्ट वालों ने एक मैसेज रिलीज किया है जिसके जरिए उन लोगों ने तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया है उनका व्हील ऑफ वॉइड लौटाने के लिए, यानी कि वो फॉर्मेशन बनाने वाला आइटम। जुनमो कहता है एकदम उन्हें मिल रहा है। रोचन कहता है कि मैंने सुना है कि चाओसेन सेक्ट वाले सभी होली वेपन को जमा कर रहे हैं एक अनपैरेलल किलिंग एरे बनाने के लिए। उनका यंग मास्टर ये किंग टावर ऑफ ग्लोरी में एंटर कर चुका है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जैसा कि तुम किए थे। जुनमो कहता है तुम इसकी ज़्यादा चिंता मत करो, उससे पहले मैं उसका आधा हिस्सा ले लूंगा। तभी राउचन थोड़ा सा शर्माते हुए उससे पूछता है तुम्हारी बहन ठीक है ना? अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या उसे डेट पर चलने के लिए पूछने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पेड़ों को काटने लगता है। ये देखकर झैंग पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? वो कहता है पता नहीं क्यों, बस मेरा मूड खराब हो गया है, इसलिए कुछ काटने का मन कर रहा है। राउचन कहता है कि आखिर तुम ये सब काटते हुए क्यों चल रहे हो? वो कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते राउचन उसे हरा देता है और उनसे कहता है ध्यान से, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर है। जुनमो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है, तुम तो सच में पहले से बेटर हो गए हो, और सोचता है कि यहाँ पर पावरफुल ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर है जो कि शैडो के प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए कहता है, जिससे उसका 2000 पॉइंट कंज्यूम हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग आग जलाकर बैठे होते हैं और जुनमो उनसे थोड़ा सा दूर होता है और उस ब्रोकन पेज को देखकर बोल रहा होता है कि आखिर ये सब लिखा क्या है, कोई भूत ही से समझ सकता है, क्या 5 मिलियन सच में बर्बाद हो गया? तभी राउचन उससे कहता है कि उस चीज को देखना बंद करो, यहाँ पर मीट बन चुका है, आकर खा लो। वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन तभी एक बंदर उसका रूइन पेज ले लेता है, इसलिए जुनमो उससे काफी प्यार से मांगता है कि अच्छे बच्चे बनकर उसे दे दो, लेकिन वो उसे देने के बजाय अपने पूंछ से उसे एक थप्पड़ मार देता है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है और चिल्ला रहा होता है कि एक तो तुमने मेरा ही चीज चुरा लिया और मुझे मारा भी, अब तो तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी राउचन उससे कहता है अगर तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेंगे, और वैसे भी बंदर के साथ खेलना बंद करो और यहाँ पर आ जाओ। लेकिन वो किसी की बात ना सुनकर उसका पीछा करते ही रहता है और अपना सोट फेंक कर उसे रोक देता है, लेकिन वो फिर से उठकर उसे लेकर एक झरने के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो सोचता है क्या वो अंदर चला गया, इसलिए वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक गुफा है, इसलिए वो भी अंदर चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के कारण वो लाइट जलाकर जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, इसका मतलब ये नेचुरली नहीं बना है बल्कि किसी ने इसे बनाया है, और वैसे भी एक अकेला बंदर इतना बड़ा गुफा बना तो सकता नहीं है। तभी वहाँ पर उसे कोई दिखता है, वो देखकर वो सोचता है कि क्या वहाँ पर कोई इंसान है, इसलिए वो उसके पास जाते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, वैसे ये जगह कौन सी है और तुम कौन हो? ये बात वो पूरा करता है कि तभी वो उसका चेहरा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा चेहरा एक कंकाल होता है, और यहीं पर एंड हो जाती है।
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युनमो एक कंकाल वाले शक्ल को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये एक इंसान है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत टाइम पहले ही मर चुका है। तभी उसे उसके पास एक बॉल जैसी चीज़ दिखती है और वो उसे लेने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक गोरिल्ला आकर उसे पीट देता है। ये देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर तुमने मुझ पर अचानक हमला क्यों कर दिया। नेवर माइंड, वैसे भी तुम बोल तो सकते नहीं हो। तभी वो दोबारा आता है अटैक करने के लिए और वो उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन मार खा जाता है। वहीं पर गोरिल्ला स्ट्रिंग पावर का यूज कर रहा होता है। ये देखकर युनमो अपना तलवार निकालकर कहता है कि इंसानों को कम मत समझो। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड से उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसका स्वॉर्ड पत्थर से टकरा जाता है। ये देखकर वो गोरिल्ला को रुकने के लिए कहता है लेकिन वो बिना रुके उसे मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपना स्वॉर्ड का यूज तो कर नहीं सकता हूँ। इसलिए वो अपने दोनों साइडों को बुलाता है लेकिन सिस्टम उससे कहता है कि तुमने अपने दोनों साइडों को काफी दूर भेज दिया है, इसलिए उन्हें वापस आने में 2 घंटे लग जाएंगे। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है तो अब मैं क्या करूँ, इसका मतलब क्या अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी वो गोरिल्ला इस बार उस पर बहुत ही भयानक अटैक कर देता है जिससे वो पूरा गुफा टूटने लगता है। तभी युनमो उस पर अटैक करने लगता है और सोच रहा होता है कि ये गोरिल्ला फिजिकली काफी स्ट्रांग है और इसका डिफेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आखिर ये सब सीखा कहाँ से है। लेकिन तभी युनमो अपने पैर में बहुत ही ताकत का यूज करके उसके चेहरे पर एक किक मार देता है जिससे उसका मास्क ही टूट जाता है। ये देखकर वो कहता है कि अब तो तुम्हारा मास्क भी टूट गया है, तो क्या अब तुम मुझे नया मास्क खरीदने के लिए कहोगे। तभी वो गुफा गिरने लगती है। ये देखकर वो गोरिल्ला उस डेड बॉडी को बचाने जाने लगता है। ये देखकर युनमो कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो। ये बोलकर वो उसे पकड़कर बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें चोट लगी है इसलिए अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो, और खुद ही वो उसे बाहर निकालने लगता है। लेकिन तब तक पूरा गुफा गिर जाती है। ये देखकर वो गोरिल्ला जल्दी से जाकर उसे ढूंढने लगता है लेकिन तभी युनमो वहां से बाहर निकलता है और कहता है मैं इसे वापस लेकर आ गया। ये देखकर वो गोरिल्ला काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे अपनी भाषा में कुछ कहने लगता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो राल्फ से इसे ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। राल्फ कहता है आखिर तुम मुझे समझते क्या हो, इसलिए वो फिर से उसे थोड़ा सा अनलॉक कर देता है। इसलिए राल्फ उसे ट्रांसलेट करने लगता है जहाँ पर वो गोरिल्ला कह रहा होता है कि ये डेड बॉडी मेरे मास्टर का है, मास्टर से ज़्यादा दोस्त बोलना काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होगा। उसने मुझे कभी भी अपना पालतू जानवर के जैसे ट्रीट नहीं किया था, यहाँ तक कि उसने मुझे मार्शल आर्ट्स स्ट्रिंग फोर्स का यूज करना भी सिखाया था। कुछ साल पहले वो एक टेक्निक का प्रैक्टिस करना चाहते थे इसलिए वो यहाँ पर आए थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही चल रहा था लेकिन जब मास्टर सक्सेसफुल होने ही वाले थे कि तभी वो मारे जाने लगे। मरते वक्त उन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था। उन्हें विश्वास था कि कोई ना कोई एक दिन इस टेक्निक में सक्सेस जरूर कर पाए और आई होप कि मैं उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी करने में हेल्प कर पाऊँ। इसलिए मैं यहाँ पर एक कैपेबल और डिसाइंड पर्सन का इंतजार कर रहा हूँ वर्षों से, और जब मैं हार मानने ही वाला था कि तभी तुम आ गए और उसे वही गोल चीज़ देते हुए कहता है कि प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। युनमो पूछता है लेकिन मुझे ही क्यों। वो कहता है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं फील कर सकता हूँ कि तुम किसी ऑर्डिनरी क्रिस्टल के जैसे नहीं हो, तुम अपने ही लेवल को दबा रहे हो और इससे तुम मेरे मास्टर और मेरा भी हेल्प कर सकते हो। वो कहता है तो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये बोलकर वो देखते हैं कुछ टेक्निक का नाम चाओएंग ग्रेट फ्लेम होता है। ये देखकर वो गोरिल्ला हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे अभी प्रैक्टिस करने वाले हो। वो कहता है बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम ये देखो कि आखिर ये टेक्निक कैसा दिखता है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे सामने प्रैक्टिस करूंगा। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि मास्टर कुछ ही महीनों में फेल हो गए थे तो जरूर ये मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी वो उसका आंख में देखकर कहता है कि ये तो काफी सीरियस है। वहीं पर युनमो उस टेक्निक को स्कैन करने के लिए कहता है। सिस्टम उसे स्कैन करके बताता है कि चाओएंग ग्रेट फ्लेम आर्ट किसी को फिनिक्स का डिवाइन पावर दे सकता है, लेकिन इसका कुछ फ्लो है, इसे बनाते वक्त इसका मेथड में कुछ गलतियां हो गया था, इसलिए ये मेथड कल्टीवेशन के थ्रू पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम फिर भी फोर्सफुली इसे प्रैक्टिस करते हो तो तुम पागल हो जाओगे और मारे जाओगे। युनमो पूछता है क्या कोई रास्ता है इसे पूरा करने का। सिस्टम उसे 3 आर्ट का नाम बताकर कहता है कि तुम्हें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा बॉडी इस पावर को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो जल्दी से सिखा दो। इसलिए सिस्टम उसे वो तीनों आर्ट सिखा देता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसका बॉडी भी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सिस्टम उसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता है और गोरिल्ला से कहता है कि अब तुम देखोगे कि ग्रेट फ्लेम ऑफ चाओएंग कैसा दिखता है। ये बोलकर वो उसे ऑब्जर्व करके सीखने लगता है और कुछ ही देर में वो सक्सेस भी हो जाता है। और गोरिल्ला से कहता है क्या तुमने वो देखा, यही था द ग्रेट फ्लेम पावर ऑफ चाओएंग, तुम्हें और तुम्हारे मास्टर के रिग्रेट को अब मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो गोरिल्ला अपने मास्टर का अंतिम संस्कार कर देता है और कहता है कि तुमने ना सिर्फ मुझे ये पावर दिखाया बल्कि मास्टर को गुड बाय बोलने में भी हेल्प किया। वो कहता कोई बात नहीं, मैं भी सीनियर का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा रिस्क इसलिए उठाए थे क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहते थे। अब वो बिना किसी रिग्रेट के जा सकते हैं और तुम भी सभी रिग्रेट से मुक्त हो चुके हो। गोरिल्ला कहता है तुम एक अच्छे पर्सन हो और आज से हम दोनों दोस्त हैं। ये बोलकर वो उसे 2 आइटम देता है। युनमो पूछता है आखिर ये सब क्या है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर इस बोतल में क्या है, लेकिन इसका ऑनर का इसके साथ ग्रेट अटैचमेंट है
है और वो साइन ओनर का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, इसलिए इसे अपने साथ लेकर जाओ। और गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं पर युनमो उस बोतल को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर इसमें है क्या। तभी वो उसे पहचान लेता है कि उसमें तो खून है और तभी अचानक वो जलने लगती है और उसमें से एक फिनिक्स निकलता है। उसे देखकर वो कहता है ये तो काफ़ी कमाल का है और वो उसे टच करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर झैंग आकर उसे मारते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ पर अकेले कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा था। युनमो पूछता है क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तभी वो युनमो को भी नहीं दिखाई देता है। ये देखकर वो सोचता है क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा था क्या। झैंग उससे कहता है आखिर तुम क्या बक रहे हो, जल्दी से चलो यहाँ पर सेफ नहीं है। इसके बाद बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों में युनमो के लीडरशिप के अंदर वो लोग डायमेंशनल बीस्ट से फाइट करते करते उनका स्ट्रिंग स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ते चला गया। लिव और झैंग दोनों गोल्डन क्रिस्टल बन गए हैं और युनमो अपने दोस्त झैंग काई को भी फोर्सफुली अवेकन करवा दिया है और युनमो ने उससे अपना स्टार जनरल मेंशन किंग लोंग का हाउसकीपर बना दिया है। सिर्फ युनमो ही खुद को प्रमोट करने से मना कर दिया और ब्लैक क्रिस्टल ही बना रहना चाहा और इन्हीं सब के बीच में उसने अपना एक नया शैडो भी कंडेंस्ड कर लिया जिसका नाम वो नंबर 3 रखता है, जो कि इस बार एक फीमेल होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि युनमो उन्हें छोड़कर वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं टावर ऑफ ग्लोरी में जा रहा हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन सनसेट टाउन में जाकर उसे पता चलता है कि उनका टेलीपोर्टेशन खराब हो गया है। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कैप्टन बताते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बंद कर दिया गया है। युनमो पूछता है क्या ये जल्दी से फिक्स नहीं हो सकता है। वो बताते हैं कि कुछ इक्विपमेंट के साथ गड़बड़ी हो गई है। मैंने अपनी ही आंखों से देखा था कि एक बंदा जो टेलीपोर्टेशन का यूज करने आया था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इसलिए मुझे ऑर्डर मिला है कि किसी को भी इसका इस्तेमाल ना करने दिया जाए। मुझे तो डर है कि इस स्ट्रिंग वर्ल्ड के साथ कुछ तो बड़ा होने वाला है। मैं अपना जॉब क्विट करके घर जाना चाहूंगा। तभी युनमो उससे एक आइटम देते हुए कहता है कि आप चाहे तो इस टोकन को यूज करके किंग लोंग स्टार जनरल मेंशन में जाकर झैंग काई को ढूंढ सकते हैं। वो आपको एक हाई पेइंग जॉब दे देगा और आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। कैप्टन उसे थैंक्स बोलकर कहता है कि तुम वेगा सिटी में जा सकते हो, वहाँ पर भी एक इंडिपेंडेंट टेलीपोर्टेशन एरिया है, तुम वहाँ पर जाकर अपना लक ट्राई कर सकते हो। इसलिए युनमो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा स्टैचू दिखता है जो कि उस सिटी का लॉर्ड का होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर पूछती है कि क्या तुम्हें ली युनमो हो और कहती है कि लॉर्ड आपसे मिलना चाहती है। वहीं पर युनमो जाते हुए सोच रहा होता है कि वेगा सिटी का लॉर्ड मुझसे मिलना चाहती है और वो कैप्टन की बात सोचने लगता है जो उससे बोले होते हैं कि वेगा सिटी का लॉर्ड एक लेजेंड है। वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी वुमेन थी जो कि सिर्फ बिनाई करके ही पैसा कमाती थी, लेकिन एक बार इवेंचुअली उसमें स्ट्रिंग पावर अवेकन हो गया और वो एक वॉरियर बन गई। एक वॉर सेंटेंस होने के बावजूद भी वो अपने मुश्किल भरे दिनों को नहीं भूली है। उसने अपना नाम बदलकर वेगा वॉर सेंटेंस कर ली थी और सिटी का नाम बदलकर उसके नाम पर वेगा सिटी रख दिया गया। वेगा सिटी जोंगजो का 7 मेन सिटी में से सबसे ज़्यादा फ्रेंडली सिटी है और सिटी ओनर भी नेचुरली काफ़ी ज़्यादा लवली है। इतना सोचकर वो उससे पूछता है कि आखिर वॉर सेंटेंस को मुझ में ऐसा क्या दिख गया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। वो कहती है जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तो तुम्हें पता चली जाएगा। ये सुनकर वो कहता है हम जो कार में है अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। इसके बाद वो उसे वहाँ पर लेकर चली जाती है। वॉर सेंटेंस जो कि नहा रही होती है उससे कहती है कि अभी तुम थक गए होगे, जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। युनमो उसे देखकर सोच रहा होता है तो यही है वॉर सेंटेंस, अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन जिसे मैंने देखा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिर्फ स्ट्रिंग फोर्स को ये फील करके बता सकती हूँ कि तुम वॉर सेंट का ब्लड लाइन नहीं हो। ये सुनकर वो सोचता है कि सिर्फ मेरे स्ट्रिंग फोर्स को ये फील करके इसने बता दिया कि मेरा वॉर सेंट ब्लड लाइन वाला र्यूमर्स फेक है, तो ये है वॉर सेंट का ताकत। तभी वो ड्रेस पहनकर आती है और उससे कहती है तुम तो सच में एक हीरो हो, तुम्हें इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि मैं एक टीनेजर लड़की होंगी। वो पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। वो कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। ये बोलकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम क्वान युजान यानी कि वर्ल्ड बैटल के बारे में जानते हो। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, ये 6 कॉन्टिनेंट के यंग टैलेंट के बीच होने वाला कंपटीशन है जो कि हर 3 सालों में होता है, जिसमें सभी कॉन्टिनेंट अपने तरफ से 2 या 3 लोगों को फाइट करने के लिए भेजते हैं, जिससे कॉन्टिनेंट को और ज्यादा रिसोर्सेस मिलता है। वो कहती है आई होप कि तुम इस साल इसमें पार्टिसिपेट करोगे। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तभी वो कहती है कि इस साल का वेदर कंडीशन काफी ज्यादा स्पेशल है और अर्थ का एनर्जी भी थोड़ा सा अबनॉर्मल हो गया है, मुझे डर है कि फ्यूचर में कुछ मेजर चेंजेस ना हो जाए। ये सुनकर वो सोचता है क्या अबनॉर्मल एनर्जी, शायद इसीलिए टेलीपोर्टेशन एरे काम नहीं कर रहा है। वहीं पर वॉर सेंटेंस उससे आगे कहती है तो इसलिए इस साल फ्यूचर को देखते हुए वर्ल्ड स्ट्रिंग प्लेयर एसोसिएशन ने आउटस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस बार कोई भी लिमिट नहीं होगा, इसलिए एक कॉन्टिनेंट से जितना चाहे उतना पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम दोनों ही ऑर्डिनरी पीपल थे, इसलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम हमारे देश के लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। वहीं पर ये सब सुनकर
सुनकर युनमो सोच रहा होता है कि ये सब कुछ ज़्यादा परेशानी भरा लग रहा है और वैसे भी ये मेरे प्लान में शामिल भी नहीं है। तभी वो आगे उससे कहती है कि मैं तुम्हें सोचने का कुछ टाइम दे रही हूँ, इसके बारे में सोचकर मुझे बताना, और उसे टेलीपोर्टेशन एरिया के पास भेज देती है और वहाँ से वो टावर ऑफ ग्लोरी में चला जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है। वो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर दरवाजा पर इतना ज़्यादा भीड़ क्यों लगा है। तभी वो सबसे छुपकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे कुछ लोगों की बात सुनाई देती है जो लोग कह रहे होते हैं कि तुमने किस पर बेट लगाया है। दूसरा कहता है ये भी पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स मैंने लिंक्स वन पर बेट लगाया है। सिर्फ वही एक सोर्समैन का डिसिप्लिन है जो कि ह्यूमन वेपन के नाम से जानी जाती है। उसका दूसरा साथी कहता है कि चाओसन सेट का ये किंग, आइस पैलेस का लैंग गांशो, और यहाँ तक कि वो डीमन जो कि इंडिपेंडेंट लोगों में 3rd रैंक किया था वो भी आया है। मैंने तो स्वांगयू का सेंट पर बेट लगाया है। तभी युनमो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है। वो बताता है क्या तुम्हें इतना बड़ा न्यूज नहीं पता है कि चाओसन सेट का ये किंग ने ली युनमो को चैलेंज किया कि वो युनमो से पहले 20th फ्लोर को पार करके उसके अंदर का छिपा हुआ रिवॉर्ड ले लेगा। और जब से प्लेयर ने ये न्यूज सुना है तो वो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो लोग भी उस रिवॉर्ड को लेने चले गए हैं। वहीं पर युनमो कंफ्यूज होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे चैलेंज किया गया और मुझे नहीं पता आखिर ऐसा कैसा हो गया। इसे इसलिए पता नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही कम इंटरनेट चलाता है। तभी युनमो को वो वाला न्यूज मिल जाता है। वो पर्सन आगे उससे कहता है कि ये सभी लोग कल ही टावर में एंटर किए हैं लेकिन अभी तक युनमो दिखाई नहीं दिया है। लेकिन तभी वो युनमो को पहचानते हुए कहता है कि शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। ये सुनकर युनमो अपना मुंह छिपाते हुए कहता है कि तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो रही होगी, और वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि ये लोग एक ही दिन पहले एंटर किए हैं, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। और जाकर देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग 20th फ्लोर पार कर चुके होते हैं। ये देखकर वो कहता है कि मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और वो अपना पूरा आर्मी को लेकर जाता है जिसमें 3 शैडो, एक शैडो क्वीन और दूसरा खुद होता है। और यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में काफ़ी सारे लोगों को दिखाते हैं जो लोग 2 दिन से टावर के बाहर होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2 दिन से हैं लेकिन आखिर फिर भी कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। शायद पहले कुछ फ्लोर को पार करना बच्चों का खेल होगा इसलिए सभी लोग पार करके चले गए। तभी उनके लीडर बोर्ड में मूवमेंट होने लगती है और चाओसन सेट का ये किंग 45th फ्लोर पर पहुंच जाता है। ये देखकर कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि लगता है कि ये किंग ही सबसे पहले 70 फ्लोर को पार करेगा। दूसरा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, देखो डीमन भी 43rd फ्लोर पर पहुंच गया है। और उन लोगों के ऐसे ही लड़ते लड़ते 3 दिन बीत जाता है और एक कहता है कि मेरा सेंट तो 66 फ्लोर पर जाकर रुक गया है जिसके कारण मैं अपना 20,000 युआन हार गया। तभी एक बंदा जोर से चिल्लाकर कहता है कि बात जंग जल्दी से ये किंग को पार कर देगा। तभी उसका एक दूसरा दोस्त कहता है कि ऐसे मत चिल्लाओ, वहाँ पर देखो, वहाँ पर चाओसन सेट के 100 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। अगर तुम्हारा बात जंग सबसे पहले 70 फ्लोर को पार कर भी लेता है तो भी वो लोग उसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। इसका मतलब 70 फ्लोर पर जो रिवॉर्ड है चाओसन सेट को वो किसी भी कीमत पर चाहिए। दूसरा कहता है जो भी हो, ये किंग, बात जंग और लिंक्स वंग सभी लोग 5 घंटे पहले ही 70 फ्लोर में एंटर कर चुके हैं। अब कुछ ही देर में विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। वहीं 70th फ्लोर पर ये किंग को दिखाते हैं जो वहाँ के डायमेंशनल बीस्ट से लड़ रहा होता है जो कि एक तरह का मैजिकल ऑक्टोपस होता है। उसे वो हरा नहीं पा रहा होता है इसलिए कहता है कि आखिर इसे हराना इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है। जो भी हो, अच्छी बात यह है कि अगर मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूँ तो ज़रूर कोई और भी इसे हरा नहीं पाएगा। ये बोलकर वो उसके आँख पर अपने फ्लेम से अटैक कर देता है जिससे उसे कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि अब तो पक्का मैं जीत जाऊँगा। लेकिन तभी एक अर्जेंट नोटिस अनाउंस होने लगा होता है कि ली युनमो को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, जिसने सक्सेसफुली टावर ऑफ ग्लोरी का 70th फ्लोर को पार कर लिया है। ये सुनकर ये किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वो ऑक्टोपस उस पर अटैक कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी यही कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, सबसे पावरफुल स्ट्रिंग क्रिस्टल तो मैं हूँ। वहीं पर ये न्यूज सुनकर स्वांग कह रही होती है तो इसका मतलब वो सच में आ ही गया था, वो सच में पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है। वहीं पर युनमो जब टावर से बाहर निकल रहा होता है तो सभी लोग उसे ही देखकर कह रहे होते हैं कि देखो ये तो वही ली युनमो है ना जो कि अभी अभी अनाउंसमेंट में मेंशन किया गया था, ये टावर में आखिर एंटर कब किया था। वहीं पर ये सब देखकर युनमो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, आखिर इन्हें पता कैसे चल गया, मैंने तो अपना रैंकिंग हाइड करके रखा था। तभी चाओसन सेक्ट वाले लोग उससे अपना आगे का बना हुआ फॉर्मेशन में कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि चुपचाप वो दोनों आर्टिफैक्ट हमें दे दो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये पर्सन ये किंग का मास्टर होता है जो कि ये किंग के हार जाने पर उसे थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा होता है, इसलिए वो यहाँ पर आया होता है। युनमो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं इसे नहीं देने वाला हूँ, जो करना है वो कर लो। वो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे 20th फ्लोर को पार करना
तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी था, इसलिए अब हम इसे तुमसे चुराने वाले हैं। ये बोलकर वो अपना ग्रेट फ्लेम एरे से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसके अंदर का गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये किंग का मास्टर उससे आगे कहता है कि ये फॉर्मेशन अभी तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन क्या तुम पूरी ज़िंदगी इसी के अंदर बिताना चाहते हो? चुपचाप वो आर्टिफैक्ट हमें दे दो। तभी युनमो कहता है लगता है कि तुम्हारे चाओसेन सेक्ट वालों को लोगों को कैद करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये भी कहता है लगता है कि तुम लोगों को आग से खेलना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो अब मैं भी आग से खेलूंगा। और कहता है अगर मैंने तुम्हारी इस फॉर्मेशन को तोड़ा नहीं तो मुझसे कहना। ये बोलकर वो उसे फूंक मार के बुझाने लगता है, लेकिन वो उसमें बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाता है। ये देखकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कितनी शर्म की बात है, मुझे तो लगा था कि वो कुछ ना कुछ कर ही देगा। वहीं पर युनमो इतना ज़्यादा एम्बैरस हो रहा होता है कि उसे चुल्लू भर पानी में डूबने का मन करने लगता है, और सिस्टम पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि मैंने इस टेक्निक में मास्टर कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ क्यों नहीं हुआ। सिस्टम उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि पानी को पानी में डुबाया जा सकता है? वो पूछता है आखिर इसका मतलब क्या है। सिस्टम बताता है कि ये दोनों ओरिजिनली सेम रूट का है, इसलिए अब तुम इस पर अटैक कैसे करोगे। उसके टीचर कहते हैं ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो। ये बोलकर वो फायर से उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो फायर बॉल उसके बॉडी के अंदर जाकर अब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखकर ये किंग का टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कहीं उसने उसका यूज तो नहीं किया ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं पर युनमो कहता है अब मैं समझने लगा हूँ। ये देखकर ये किंग का टीचर कहता है इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही गेस किया। वहीं पर युनमो बिल्कुल सही से उसका इस्तेमाल करके उस पूरे आग से बने हुए फॉर्मेशन को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ये किंग का टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर तुम्हारा स्किल क्या है, ये बिल्कुल हमारे चाओसेन सेट का जैसा लग रहा है, आखिर कौन हो तुम? अगर तुमने मुझे इसे एक्सप्लेन नहीं किया तो आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर सिस्टर स्वांग आकर कहती है कि सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करने का तुम्हारा ये टैलेंट काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और उसी वक्त वहाँ पर ये किंग आकर युनमो का कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगते कि आखिर क्या क्या तुम मुझसे छीनने वाले हो? लिन जियान का मौत का बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। लिन जियान वही है जो उनका ग्रुप का लीडर था। तभी उसके टीचर को वो वाला आइटम दिखता है जो वो गोरिल्ला युनमो को दिया होता है। उसे देखकर वो जल्दी से ये किंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं अपने मास्टर से मिल चुका हूँ। ये बोलकर वो युनमो के सामने झुक जाता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जे किंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और पूछ रहा होता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम भी अपना सर नीचे झुका लो। वो कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों करने लगा, इसने लिन जियान को मारा है और मुझे। ये बात वो पूरा करता है कि तभी उसका मास्टर कहते हैं कि नील डाउन करो और इससे अपना मास्टर बुलाओ। ये बोलकर वो ये किंग के भी जबरदस्ती उसका सर झुकाने लगता है और युनमो से कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद सच में बिल्कुल भी नहीं थी कि आप हमारे एंसेस्टर होंगे। तुम्हारे कमर में लगा हुआ वो जेट पेंडेंट तुम्हारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। तभी युनमो उसे पूरा कहानी बता देता है कि आखिर क्या क्या हुआ था। ये सुनकर वो कहता है ये सेंस बना रहा है। उस वक्त हमारे एंसेस्टर पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके चाओयंग ग्रेट फ्लेम आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो दोबारा कभी भी वापस लौटकर आए ही नहीं थे। ये सब सुनकर उसके टीचर कहते हैं तो ये सब हुआ था, मुझे सच में इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम हमारे सेक्ट के सीक्रेट टेक्निक को कंप्लीट कर पाओगे। वहीं पर युनमो सोच रहा होता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि गोरिल्ला का मास्टर चाओसेन सेक्ट से होंगे। ये किंग का टीचर आगे कहता है अब जो वो पेटेंट तुम्हारे पास है इसलिए अब से आप हमारे एंसेस्टर हुए, इसलिए प्लीज हमारे चाओसेन सेक्ट में हमारे लोगों को ये सिखाइए कि चाओयंग के ग्रेट फ्लेम आर्ट को कैसे पूरा करते हैं। युनमो कहता है अगर दूसरे लोग इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं तो भी मैं नहीं चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हेल्प करूं तो जरूर तुम कोई सपना देख रहे होगे। वहीं पर ये सब देखकर ये किंग चिल्ला रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे एंसेस्टर हो? ज्यादा एरोगेंट मत बनो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम काफी ज्यादा ग्रेट हो तो वर्ल्ड बैटल में आकर मुझसे कम्पीट करो। सिर्फ कुछ ही मिनट की बात थी, नहीं तो मैं तुमसे पहले 20 फ्लोर को पार कर लेता। युनमो कहता है आखिर मैं ज्वाइन क्यों करूँ, और तुमने कहा कि मैं बस कुछ ही मिनट फास्ट था। सच ऐसा नहीं है, बल्कि सच ये है कि मैं पूरे दिन टावर में ही था। ये सुनकर वो और ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन उसका टीचर उसे रोकते हुए कहता है कि अपने एंसेस्टर के साथ ऐसा बिहेव मत करो। वो कहता है बड़ा आया एंसेस्टर, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी स्वांग उसे कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पीने के लिए देती है और कहती है कि तुम सच में अभी कुछ देर पहले काफी ज्यादा एरोगेंट थे। तुमने सच में हमारे देश का एक सबसे बेस्ट सेक्ट को सच में कुछ भी भाव नहीं दिया। वो कहता है आखिर किसने उनसे कहा था आकर मुझसे मुंह लगने के लिए, और उससे पूछता है कि मैंने तो अपना रैंकिंग हाइड कर लिया था, लेकिन फिर भी उन लोगों को पता कैसे चल गया। वो कहते हैं क्योंकि जब तुम 70 फ्लोर को पार कर लेते हो तो तुम वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, और तुमने सिर्फ अपना ऑनर ऑफ रैंकिंग को हाइड किया है। और उससे पूछती है क्या तुम सच में वर्ल्ड बैटल में आ रहे हो। वो कहता है ये काफी ज्यादा ट्रबलसम है, इसलिए मेरा आने का कोई मूड नहीं है। स्वांग कहती है मैं तो कहूंगी कि मत आओ, इस साल का वर्ल्ड बैटल काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। युनमो कहता है कि मैं वापस जीफेंग कोर्टयार्ड जा रहा हूँ, क्या तुम ज्वाइन करना चाहती हो? वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ही लंबे टाइम से नहीं देखा है और सभी लोग तुम्हें मिस भी कर रहे हैं।
इसके बाद वो लोग जीफेंग कोर्टयार्ड चले जाते हैं, जहाँ पर उनके टीचर को दिखाते हैं जो सबको पढ़ाकर ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुनमू आकर कहता है क्या बात है, आप खुद ही बोर्ड को साफ कर रहे हैं, पहले तो आप जबरदस्ती मुझसे साफ करवाया करते थे। ये बोलकर वो उसके हाथ से डस्टर लेकर साफ करने लगता है। वो कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ से गए हुए थे और अब वापस आ गए, अब तुम्हें क्या चाहिए। जुनमू कहता है यही तो घर है, तो यहाँ नहीं तो और कहाँ जाऊँगा। उसके टीचर कहते हैं तुम पहले से काफी ज्यादा लंबे हो गए हो। जुनमू कहता है लंबा होने का फायदा ये है कि अब मैं और भी अच्छे तरीके से बोर्ड को साफ कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि कुछ दिनों से अर्थ के साथ कुछ गड़बड़ी चल रही है, टेलीपोर्टर भी काम नहीं कर रहा है, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो बताते हैं कि हाँ, रिसेंटली एक स्पेस क्रैक हुआ है जिससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही है और उसी के कारण ट्रांसमिशन एरे काम नहीं कर रही है। जुनमो पूछता है उस स्पेस क्रैक के अंदर क्या है। वो कहते हैं अगर सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता। तभी युन्मो उससे पूछता है कि क्या रूइन नंबर 7 खुला हुआ है। मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा सा जाकर प्रैक्टिस कर लिया जाए। उसके टीचर कहते हैं कमोन, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम पहले से स्ट्रांग हो, तुम जनरेशन ऑफ यंग पीपल में सबसे बेस्ट हो। युन्मो कहता है हमेशा स्ट्रांग होना सबसे अच्छा होता है। तभी उसके टीचर कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा फोर्स कर रहे हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युन्मो अपने रूम में सोकर वही सब बातें सोच रहा होता है जो उसके टीचर बोले होते हैं। वो उससे कहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से तुम लोगों पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए हो। इससे तुम्हें ऐसा फील होता है कि सिर्फ तुम ही खुद को अबेंडन नहीं करोगे, इसलिए तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। जब भी कुछ हो जाता है तो तुम दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय खुद ही छुपकर उससे निपटते हो। लेकिन वो सब अब पहले की बात थी, लेकिन अब ये लोग पहले से ही तुम्हारा डेथ और लाइफ का पार्टनर बन चुके हैं। चाहे कोई भी पर्सन कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, कुछ चीज़ें अकेला नहीं किया जा सकता है। अपने पार्टनर पर भरोसा करने की कोशिश करो और दूसरे पर्सन को उनके सीन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करो। यही सब सोचते सोचते वो सो जाता है। इसके बाद उसके टीचर को दिखाते हैं जो अपने कमरे में बैठे होते हैं। उसके टीचर का कोड नेम नाइट डॉग होता है और उन्हें एक नया मिशन दिया जाता है, इसलिए वो अपना डॉग का मास्क पहनकर मिशन वाले जगह पर चले जाते हैं जो कि चाउसेन बिल्डिंग होता है। वो छुप कर उनकी बातें सुनने लगते हैं, जहाँ पर जे किंग एक बंदे से जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता है उससे कह रहा होता है क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे या नहीं करोगे। वो बंदा कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। वहीं पर ये किंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि उस ली युन्मो ने मेरे लवर को मारा और मेरा होली वेपन भी चुरा लिया। वो बंदा कहता है अब जब तुमने मेरे साथ हाथ मिला ही लिया है तो अब तुम्हारा बिजनेस मेरा बिजनेस बन गया है। वहीं पर ये सब देखकर और सुनकर नाइट डॉग सोच रहे होते हैं कि इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गेस बिल्कुल सही था कि ये किंग कुछ प्लॉट कर रहा है, लेकिन वो दूसरा पर्सन आखिर कौन है। वहीं पर वो दूसरा पर्सन ये किंग से कह रहा होता है कि बस थोड़ा सा धैर्य रखो, जब युन्मो वर्ल्ड बैटल में आएगा तब उसका खेल खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर नाइट डॉग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि उनका टारगेट युन्मो और वर्ल्ड बैटल है, इसलिए वो जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई करने जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट कर दिया जाता है और वो पकड़े जाते हैं। और तभी वहाँ पर जे किंग आकर कहता है कि तुम यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दिए हो। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो खुद को काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके उसी को खाने पीने भर दे देते हैं। ये सब देखकर वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि लगता है कि स्ट्रिंगर गिल्ड वाले ने हमें नोटिस कर लिया था, इसलिए उन लोगों ने गार्जियन ऑफ द नाइट को भेजा है, वो जिंदा बचकर जाने ना पाए, नहीं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पर जे किंग सोच रहा होता है कि इस बंदे का ताकत मुझसे कहीं ज़्यादा है, मैं इससे अकेले डील नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर नाइट डॉग उसे पीट रहा होता है, जिससे जे किंग का चैन टूटकर उसके हाथ में आ जाती है और वो उसे छोड़ता नहीं है और उसे मार ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही दूसरा पर्सन आकर कहता है कि एक ताकतवर गार्जियन ऑफ द नाइट होने के काबिल हो तुम। थंडर नाइट डॉग तो सच में अपनी इज्जत का काबिल है। ये सुनकर वो जैसे उधर मुड़कर सोचता है कि आखिर ये कब यहाँ पर आ गया, कि तब तक वो उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका मास्क निकल जाता है और कहता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पर वो दूसरा पर्सन कहता है कि तुमने वो देख और वो सुन लिया जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी और नहीं सुननी चाहिए थी, इसलिए आज तुम मरोगे। नाइट डॉग पूछता है आखिर कौन हो तुम। वो अपना टोपी खोलकर कहता है कि मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। उसे देखकर नाइट डॉग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम। और वहीं पर वो दूसरा पर्सन युन्मो के टीचर को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है और यहीं पर एंड हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युन्मो उठकर मुंह धो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिंगजान चिल्लाते हुए आता है। युन्मो उससे पूछता है क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तभी लिंगजान उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर तो युन्मो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वो कहता है क्या क्या कहा तुमने। इसके बाद वो अपने टीचर का लाश देखने जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। इसके दोनों आंख निकाल दिए गए हैं, लगभग सभी रिब्स तोड़ दिए गए हैं, सभी हाथ पैर तोड़ दिया गया है और यहाँ तक कि इसका लेफ्ट पैर भी गायब है। ये सब सुनकर ल्यू कहती है कि आखिर इतना ज़्यादा घटिया हरकत कौन कर सकता है।
वहीं पर डॉक्टर आगे कहता है कि लाश का एग्जामिन करने पर हमें ये चेन मिला जो कि ये अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये सुनकर जुनमू जल्दी से उसके हाथ से छीन लेता है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो हमें वापस कर दो, उससे हमें एविडेंस रूम में भेजना है। लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता है और वो देखता है तो वो उसे पहचान लेता है कि ये तो ये किंग का चैन है। ये याद करके वो उसे मारने जाने लगता है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता है। लेकिन तभी झैंग उसे मारकर रोकता है और कहता है पागल हो गए हो क्या। वहीं पर जुनमू चिल्ला रहा होता है कि मुझे जाने दो, मैं उसे मार दूंगा। झैंग उससे कहता है कि हमें सिर्फ यही चेन मिला है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इस चेन को देखकर चाओसिन सेक्ट वाले ये किंग को तुम्हें दे देंगे। जुनमू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं पूरे चाओसिन सेक्ट को ही खत्म कर दूंगा। झैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों मिलकर ये सब कर पाएंगे। मान लो अगर हमने मिलकर ये सब कर भी दिया तो तुम स्टिंगर गिल्ड्स को क्या जवाब दोगे, उन्हें क्या रीजन बताओगे कि तुमने किस कारण से पूरे सेक्ट को खत्म कर दिया। ये सब सुनकर जुनमू बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है और बाकी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद जुनमू वेगा सिटी जाता है। वो सेंटेंस कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगे, आखिर माजरा क्या है। जुनमू कहता है कि मैं वर्ल्ड बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वो कहती है आखिर तुमने अपना माइंड क्यों बदल लिया, क्या मैं रीजन जान सकती हूँ। वो कहता है इस तरह का गेम में एक्सीडेंटली लोगों को जान से मारना एक्सेप्टेबल है ना, इसलिए मैं बस किसी को जान से मारना चाहता हूँ। वो कहती है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम्हारा रीजन क्या है, तुम बस इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट हो, वही मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करने वाले लोग 2 पर्सन के ग्रुप में होते हैं, क्या तुम्हें एक और पर्सन चाहिए। वो कहता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इसके बाद युनमू जीफेंग कोर्टयार्ड चला जाता है जहाँ पर उसे उसका सीनियर मिलता है जो उससे कहता है तुम वापस आ गए और उसे ड्रिंक पर चलने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन युनमू मना करते हुए कहता है किसी और दिन, और छत पर जाकर अपने टीचर के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद कर रहा होता है और बहुत ही रो रहा होता है। तभी वहाँ पर झैंग आकर कहता है अगर तुम रोना चाहते हो तो रो लो, कूल एक्टिंग करना बंद करो। युनमू अपना आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैंने वेगा सिटी के लॉर्ड को अपने आप को उनके सिटी की तरफ से वर्ल्ड बैटल में रिकमेंड करने के लिए कहा है, मैं ये किंग को मारकर ही रहूंगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना जाऊं। झैंग कहता है मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तभी युनमू को उसके टीचर की बात याद आती है जो उससे बोले होते हैं कि दूसरों पर डिपेंड होने की कोशिश करो। ये सोचकर वो झैंग से उसके हेल्प करने के लिए कहता है। ये सुनकर झैंग वहां से जाने लगता है। युनमू पूछता है अब तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनमू सो रहा होता है। तभी उसे वही बच्चा कॉल करता है जो उससे 5 मिलियन ठग लिया था। वो उससे कहता है कि ये मैं हूँ, क्या मैं आपको याद हूँ, और वो युनमू को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। इसलिए जब युनमू उसके पास मिलने जाता है तो वो उसे होली वाटर ऑफ लाइफ देता है। ये देखकर वो पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिल गया। वो बच्चा बताता है कि मैंने इसे एक ओल्ड मैन से लिया है, मुझे याद था कि आपको ये चाहिए था, इसलिए वो पैसा देकर वहाँ से चला जाता है और वो सीधा वहाँ से टेम्पल ऑफ गॉड ऑफ वॉर जाता है। लेकिन वो रास्ते पर ही रोक दिया जाता है और कहता है कि कोई भी इसमें ऐसे ही आ नहीं सकता है। युनमू अपने इन्विटेशन लेटर दिखाते हुए कहता है ये मैं हूँ ली युनमू, अपने पेरेंट्स से यहाँ पर मिलने आया हूँ। इसलिए युनमू को अंदर आने दिया जाता है और वो जाकर देखता है और देखकर कहता है तो ये है टेम्पल ऑफ गॉड ऑफ वॉर, काफी ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग है। तभी एक पर्सन वहां पर आकर उससे कहता है कि यहाँ पर चलिए, हम लोग वेन्यू के काफी करीब है। ये बोलकर 2 लोग उसे पकड़कर वहां से लेकर जाने लगते हैं। लेकिन युनमू चिल्ला रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलने आया हूँ, तुम्हारा कोई टेस्ट पूरा करने नहीं आया हूँ। तभी वो लोग कहते हैं अब जब आप यहाँ पर इन्विटेशन लेटर लेकर आ ही गए हैं तो टेस्ट तो पूरा करना ही पड़ेगा। वहीं पर युनमू भड़क जाता है और अपना थंडर पंच से उन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे उन लोगों को कुछ भी नहीं होता है। और वो लोग कहते हैं क्या एक थंडर एट्रीब्यूट, सच में ये काफी ज्यादा रेयर एट्रीब्यूट है। वहीं पर ये सब देखकर युनमू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तो ये है टेम्पल ऑफ गॉड ऑफ वॉर। यहाँ तक कि इनके गेट कीपर ने भी मेरे थंडर पंच को ऐसा सह लिया जैसे कि ये उनके लिए कुछ था ही नहीं। तभी वहाँ पर वॉर गॉड टेम्पल का जनरल जिसका नाम किन फैंग होता है वो आकर पूछता है आखिर कौन यहाँ पर इतना ज्यादा हल्ला कर रहा है। तभी वहाँ पर युनमू के फादर आकर फैंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर चेस कंप्लीट होने से पहले भागकर क्यों आ गए। उसे देखकर युनमू हैरान होकर अपने फादर से पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पर इतने आराम से रह रहे हैं, ये पर्सन तो वॉर गॉड टेम्पल का जनरल है, लेकिन फिर भी आप इससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आपका दोस्त हो। उसके फादर कहते हैं कि हम दोनों कई सालों से दोस्त हैं, तो तुम्हें क्या लगा था मेरे पास वो आर्मर कहाँ से आया था। तभी फैंग युनमू से कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने फादर को चोट पहुँचाने आए हो। तभी युनमू वो वाला हीलिंग पोर्शन अपने फादर को दे देता है। उसे लेकर वो कहते हैं ये मिलना तो काफी ज्यादा हार्ड है, तुम्हें ये कहाँ से मिल गया। युनमू कहता है जल्दी से इसे पी लीजिए ताकि आप दोबारा चल सके। इसलिए वो उसे पी लेता है और कुछ ही सेकंड के अंदर उसका पैर दोबारा वापस आ जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी युनमू कहता है तुम्हारा पैर वापस आ गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मॉम और सिस्टर को मेरे तरफ से हेलो कह दीजिएगा। तभी
तभी जनरल उससे पूछता है क्या तुम सच में हमारा टेस्ट नहीं लेना चाहते हो। युनमो कहता है अभी मैंने वेगा सिटी की तरफ से वर्ल्ड बैटल में पार्टिसिपेट कर लिया है, अगर मैं अभी आपके टेस्ट को ज्वाइन कर लेता हूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है। जनरल पूछते हैं तो तुम अब क्या करने वाले हो। वो कहता है अभी वर्ल्ड बैटल आने में 1 महीना बच रहा है, इसलिए मैं डार्क रिलम में जाकर ट्रेनिंग करूंगा। उसके फादर कहते हैं डार्क रिलम जैसे जगहों में तुम सिर्फ ट्रेनिंग करके डायमेंशनल बिस्ट से लड़ने का तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये तुम्हारे इंसानों से लड़ने का स्किल को इम्प्रूव नहीं करेगा। तो क्या इसमें तुम मेरा यानी कि अपने फादर का हेल्प लेना चाहते हो। इसके बाद वेगा सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर झैंग जाता है और वो सेंटर से कहता है कि प्लीज मुझे भी वर्ल्ड बैटल में जाने के लिए रिकमेंड कीजिए और ये भी सिखाइए कि स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए। ये देखकर वो कहती है कि जीफेंग सिटी का सबसे अमीर आदमी का बेटा झैंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा मेरे सामने नील डाउन करके रिक्वेस्ट कर रहा है, तुमने अपना झैंग फैमिली का प्राइड कहाँ खो दिया। झैंग कहता है मुझे किसी की हेल्प करना है और उसके सामने मेरा प्राइड वर्थलेस है और अगर मैं स्ट्रांग नहीं हुआ तो वो मुझ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो सकता है, इसलिए आप मुझसे कुछ भी करवा सकती है, मैं कोई सा भी हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए वो तैयार हो जाती है। इसके बाद वॉर गोड टेम्पल को दिखाते हैं जहाँ पर युनमो सबको अकेले हरा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन जो कि वॉर गोड टेम्पल का वॉर रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पूछता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एक पर्सन उसे बताता है कि ली युनमो नाम का बंदा जो कि बाहर से आया है वो हमारे लोगों से फाइट कर रहा है और ऑलरेडी 4 लोगों को हरा दिया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर जुन्मो को दिखाते हैं जो अपने अपोनेंट से लड़ रहा होता है जिसके पास आइस का पावर होता है, लेकिन वहीं पर जुन्मो अपना फायर और थंडर से अटैक करता है जिससे उसका बर्फ पिघल जाता है और वो उसे बड़े ही आराम से हरा देता है। वहीं पर ये सब देखकर जनरल कह रहे होते हैं कि तुम्हारा बेटा सिंपल नहीं है, वो तो ऐसे ही सुपर लेवल का क्वालिफिकेशन लग रहा है। उसके फादर कहते हैं उसका क्वालिफिकेशन अभी भी लोएस्ट है। वहीं पर जुन्मो उसे हराकर जनरल से कहता है तो क्या यही आपका वॉर गोड टेम्पल का पावर है, अगला कौन है, क्या कोई और है जो आना चाहता है। वहीं पर वॉर रिप्रेजेंटेटिव जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके फादर आकर कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, तुमने कुछ नए लोगों को हरा क्या दिया, तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन गए हो। अपने फादर को देखकर जुन्मो चिल्लाने लगता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं बहुत ही लंबे टाइम से अपने पैरों का यूज नहीं किया हूँ, इसलिए अब आकर मेरे साथ खेलो। युनमो कहता है अपने लिए परेशानी खड़ा करना बंद कीजिए, आपके पास तो स्ट्रिंग पावर भी नहीं है। तभी वो कहते हैं अगर मैं अवेकन नहीं हुआ हूँ तो क्या हुआ, तुम अपने स्ट्रिंग पावर पर कुछ ज्यादा डिपेंड रहते हो। युनमो कहता है अगर ऐसी बात है तो 2-4 हड्डियां टूटने पर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। ये बोलकर वो काफी तेज स्पीड में उस पर अटैक करने जाता है। ये देखकर उसके फादर कहते हैं कि ये तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है। युनमो कहता है सिर्फ फास्ट ही नहीं है। ये देखकर जनरल उसके फादर से कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी है। वहीं पर जुन्मो के फादर जुन्मो को पकड़कर बहुत ही बुरी तरीके से पीट देते हैं और जनरल आगे कहते हैं कि तुम्हारे फादर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अनअवेकन मैन के नाम से जाने जाते हैं। वहीं पर उसके फादर उसे पीट कर उसी के ऊपर बैठ जाते हैं और जुन्मो चिल्लाने लगता है कि तुम काफी ज्यादा भारी हो, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, मैं मोम से जाकर आपका शिकायत करूंगा। वहीं पर ये सब देखकर वो रिप्रेजेंटेटिव कह रहा होता है कि आखिर ये अंकल कौन है, मैं इसका स्ट्रिंग फोर्स भी फील नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसने बहुत ही आराम से उसे हरा दिया। वहीं पर उसके फादर कहते हैं तो बताओ मेरे जैसे से हार कर तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी जनरल उससे कहते हैं इसे दिल पर लगाकर मत बैठ जाना, यहाँ तक कि मैं भी ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारे फादर से जीत सकता हूँ, और अपने फादर को ऐसे देखना बंद करो, जब से ये यंग थे तब से ही ये ऐसे हैं और तुम्हारे फादर सिर्फ अपने फिजिकल स्किल पर ही डिपेंड होकर वॉर गोड टेम्पल का चीफ इंस्ट्रक्टर बन गए थे। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं अब तुम उसे ये सब बताना बंद भी करो। इतना बोलकर वो युनमो से कहते हैं तो क्या अब तुम मुझसे मेरा डेथली ट्रेनिंग एक्सेप्ट करते हो, ये काफी ज्यादा हार्डवर्क होने वाला है जिसमें तुम मर भी सकते हो। इसके बाद वेगा सिटी का बॉर्डर को दिखाते हैं जहाँ पर वो एक घोस्ट किंग से फाइट कर रही होती है और उस घोस्ट को बहुत ही इजीली हराकर उससे उसका घोस्ट शैडो रिप्लेसमेंट नाम का एक आइटम मांग लेती है। ये देखकर झैंग सोच रहा होता है कि इसने कितनी आसानी से किंग लेवल के घोस्ट किंग को हरा दिया, तो ये है वॉर साइंटिस्ट का पावर। वहीं पर वो झैंग को वो घोस्ट शैडो रिप्लेसमेंट आइटम देकर कहती है कि इसे लेकर स्टडी करो। वो पूछता है आखिर ये है क्या। वो कहती है अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो मैं जितना बोल रही हूँ उतना सुनो और फालतू का बकवास बंद करो। इसके बाद 1 महीने बाद ब्लैक ड्रैगन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 6 मेजर फोर्सेस का रिप्रेजेंटेटिव आया होता है, जिसमें से पहला स्काई ब्रेकिंग कैसल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, दूसरा वॉर गोड टेम्पल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तीसरा होली हेवनली सेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, चौथा दाओलिन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, पांचवा सी गॉड टेम्पल का रिप्रेजेंटेटिव होता है और लास्ट बारबेरियन टेम्पल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तभी वहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट पहुंचने लगते हैं। होंग मांझो की तरफ से एक जाइंट किंग नाम का पर्सन आता है। एक लड़की अपना बर्फीला पक्षी पर बैठ कर आती है जो कि आइस पैलेस का स्नो मैडन ये गैंचू होती है। तभी समुद्र में से एक बहुत ही बड़ा मछली निकलता है और उस पर बैठकर सी क्लैन का सेंट हाइजू आता है। इसके बाद चाओसेन सेट का ये किंग आता है।
ये सब देखकर जायंट किंग नाम का बंदा कहता है कि अब जब सब लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो स्टार्ट करने का टाइम आ ही गया है। तभी वॉर गॉड टेम्पल का रिप्रेजेंटेटिव युनमो की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर हम उस बच्चे का इंतजार नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत ही ज्यादा मजा मिस कर देंगे। वहीं पर जुनमो आते हुए कह रहा होता है कि आखिर वो इतना बड़ा मछली आया कहाँ से। तभी जुनमो वहां पर पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये झैंग अभी तक आया क्यों नहीं। वहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया होता है और जुनमो सोच रहा होता है कि आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं, आखिर वो इतना ज्यादा अनरिलायबल कैसे हो सकता है। वहीं पर सभी लोग रजिस्टर करवा रहे होते हैं जहाँ पर ये किंग रेनबो क्रिस्टल होता है। उसे देखकर जुनमो कहता है कि मैं तो तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। वहीं पर आइस पैलेस के ये गोल्डन क्रिस्टल होती है और जब युनमो का टर्न आता है तो वो अपना हाथ जाकर रखता है तो रिजल्ट ये आता है कि वो अभी भी एक ब्लैक क्रिस्टल है जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये देखकर वहां पर आए सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो एक ब्लैक क्रिस्टल है, तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए। सभी लोगों ने कहा था कि इस बार कोई सेलिब्रिटी आने वाला है, मुझे तो लगा था कि वो कोई बहुत ही पावरफुल बंदा होगा, लेकिन ये तो एक ब्लैक क्रिस्टल है, तुम यहाँ पर क्या खुद का मजाक उड़वाने आए हो। सभी लोग युनमो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।